बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलर्जेंस एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, इसमें हमने एलर्जेंस के बारे में डिस्कस करना है कि एलर्जेंस होते क्या हैं, ये करते क्या हैं और कौन कौन से कॉमन एलर्जेंस हैं वो हम देखेंगे, और उसके साथ हम इसकी टाइप्स भी देखेंगे एलर्जेंस की। आप लोगों को याद होगा लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको एलर्जी का बताया था थोड़ा सा, तो एलर्जी के हमने सिम्टम्स भी देखे थे। ठीक है, एलर्जी में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि एलर्जी क्या होती है, उसकी हमने तारीफ़ देखी थी, मैंने डेफिनेशन देखी थी कि एलर्जी चेंज और अल्टर रिएक्शंस इन द बॉडी, के बॉडी के अंदर जो कि चेंज आ जाए, कोई रिएक्शंस जो नॉर्मल हो रहे हैं उससे हट के हों, तो उस कंडीशन को हम एलर्जी कहते हैं। एक और तारीफ़ होती है इसकी, वो इस तरह से होती है कि एलर्जी जो है ऐसे केमिकल से हो सकती है जो कि क्या हों, हार्मलेस केमिकल, मतलब ऐसे केमिकल से हो सकती है जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम पे इफ़ेक्ट करें। ठीक है, नॉर्मल इम्यून सिस्टम जो आपका है उस पर इफ़ेक्ट करें, और वो जो केमिकल हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सब के लिए हार्मफुल हों, वो हार्मलेस टू अदर पीपल हो सकते हैं। आपके लिए हो सकते हैं वो हार्मफुल, लेकिन किसी और के लिए हार्मलेस भी हो सकते हैं। और वहीं पे मैंने बताया था कि वो क्या करते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है एलर्जी। एलर्जी जो हो रही है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ज़रूरी नहीं है कि आप किस चीज़ से एलर्जी है तो दूसरे को भी उसी से हो, क्योंकि एक जो ह्यूमन बॉडी है एक इंसान की दूसरे से क्या है, टोटली डिफरेंट है, दूसरा सिस्टम उसका टोटली मुख्तलिफ है। तो जो मैंने अभी आपको बताई कि जो हार्मलेस सब्सटेंस टू अदर पीपल, वो जो हार्मलेस सब्सटेंस है उसको हम यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं, एलर्जन का नाम दे रहे हैं, जिसके बारे में आज हमने पढ़ना है। ठीक है, तो एलर्जन जो हैं वो हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस हैं जो कि क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम पे एक्ट करते हैं। इम्यून सिस्टम पर एक्ट करेंगे, इम्यून सिस्टम पर अगर अटैक करेंगे और उसके नतीजे में क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, और इम्यून सिस्टम मतलब अपने दिफा के लिए आगे फर्दर प्रोसेस करेगा। एलर्जन की यहाँ पर हमारे पास जो है तारीफ़ है। सबसे पहले द एलर्जन ब्रैकेट में आपको नज़र आ रहा है द फॉरेन सब्सटेंस। एलर्जन क्या होगा, बाहर से आ रहा होगा, फॉरेन सब्सटेंस होगा जिस्म के बाहर से, जिसको हम कह रहे हैं बैरूनी, दैट प्रोवोक्स रिएक्शन। जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको क्या करेगा, प्रोवोक कर देगा, इश्तियाल दे देगा, गुस्सा दिला देगा। किसको गुस्सा दिला देगा, जो नॉर्मल रिएक्शन, जो इम्यून सिस्टम है नॉर्मल रिएक्शन डेली का प्रोड्यूस करा रहा है, मतलब जो भी रूटीन वाइज उसके काम हो रहे हैं। इम्यून सिस्टम का काम क्या, क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करना, जिस्म को हमारे जो बाहर से कोई भी सब्सटेंस है अंदर से उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना। तो इस रिएक्शन को क्या कर देगा, प्रोवोक करना। तो हम कह सकते हैं कि एलर्जन क्या है, द फॉरेन सब्सटेंसेस दैट प्रोवोक्स रिएक्शन, के फॉरेन सब्सटेंसेस जो बाहर से आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को प्रोवोक कर रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं, इश्तियाल दिला रहे हैं। इट इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन काज एन एलर्जिक रिएक्शन। इसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होंगे, एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस होंगे। Allergens are particles that in some people the immune system recognize as foreign or dangerous but cause no response for most people। वही बात जो मैंने आपको बताई है कि जो एलर्जेंस है कुछ लोगों के लिए वो क्या होंगे, उन कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम उसको किस तौर पर लेगा, डेंजरस के तौर पर, मतलब ख़तरे के तौर पर, और फॉरेन सब्सटेंस के तौर पर। लेकिन बाकी जो दूसरे लोग होंगे उन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। वही बात आ गई, ये जो एलर्जन जो है बाहर से आ रहा है, क्या कर रहा है, इम्यून सिस्टम पे एक्ट कर रहा है। इम्यून सिस्टम को जिस पे एक्ट कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही एलर्जन हुआ, बहुत सारे पीपल हैं, किसी एक पे हो जाकर उसके इम्यून सिस्टम पे उसने एक्ट किया और उसको क्या करवा दिया, प्रोवोक करवा दिया, उसके नॉर्मल रिएक्शंस को क्या कर दिया, प्रोवोक करवा दिया, और उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस हुए, एलर्जिक रिएक्शंस। तो वो जो सब्सटेंस है जो हार्मलेस टू अदर पीपल है, ठीक है, जो इम्यून सिस्टम को प्रोवोक कर रहा है, उस सब्सटेंस को हम क्या नाम दे रहे हैं, एलर्जन का नाम दे रहे हैं। यहाँ पर कॉमन एलर्जेंस के नाम है। पहला जो है हमारे पास पोलन हो सकता है। पोलन जो है कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, पोलन जो है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होता है। मोस्टली माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, येलो पाउडर टाइप होता है, और ये जो है मेल ऑर्गन से प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, फ्लावर्स के मेल ऑर्गन से। नेक्स्ट हमारे पास डस्ट है। डस्ट से के बारे में तो सभी जानते हैं, इससे भी एलर्जी होती है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि डस्ट एलर्जी होती है, क्योंकि डस्ट के अंदर क्या मौजूद है, डस्ट माइट्स मौजूद होते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, कीड़े हैं छोटे से, जो उसके अंदर मौजूद होते हैं, आपको नज़र नहीं आ रहे होते, असल में डस्ट के अंदर मौजूद होते हैं। वो स्किन के ऊपर अटैक करते हैं और क्या करते हैं, एलर्जी काज करते हैं। फिर है आपके पास केमिकल से मोस्टली जो है सब नहीं होंगे, जो बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते होते हैं, एलर्जी काज करते हैं, लेकिन सब पे नहीं, किसी किसी पे, ये बात आपने याद रखनी है। फिर हमारे पास ड्रग्स, तो ड्रग्स से भी एलर्जी हो सकती है। ड्रग्स में हमारे पास बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जिनसे एलर्जी हो सकती है। उन ड्रग्स
से मतलब जैसे आप वो ड्रग्स लेते हैं तो आपको एलर्जिक रिएक्शंस रिपोर्ट हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास है सच एज एंटीबायोटिक्स और मेडिकेशंस यू पुट ऑन योर स्किन। जैसे आप उसको स्किन पे पुट करेंगे, एंटीबायोटिक्स से आप हो सकती है एंटीबायोटिक्स आप जो हैं आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, किसी भी डोजेज फॉर्म में, टैबलेट्स, कैप्सूल हो गया, इंजेक्शन हो गया। ये स्किन पे पुट करने से आपको स्किन पे आएगी तो रैशेज़ हो गए, आपके पास हाइव्स हो गए, एक्जीमा हो गया, ये आपके पास एलर्जी की किस्में है स्किन की, ठीक है। एक्जीमा और हाइव्स होते हैं बड़े बड़े छाले, वाइट कलर के पैचेस नुमा बन जाते हैं, वाइट कलर के छाले, ठीक है। और जो हम आपके पास एक्जीमा होता है वो आपके पास रेड कलर के पैची स्किन बन जाती है, ठीक है, रेड कलर की छोटे छोटे स्किन। और जो एक्जीमा है वो आपकी सीवियर केस है, मतलब सीवियर आपके पास कंडीशन है, और ये तो मोस्टली होती है आपके पास ड्राई स्किन पे, तो ये आपके पास हो सकता है। तो एंटीबायोटिक्स में वैसे तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स में से हो सकती है, अच्छा पर्सन टू पर्सन वेरी कहती है, लेकिन अगर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज़्यादा जो एलर्जी होती है ना एंटीबायोटिक्स में, वो हमारे पास एग्जांपल है पेनिसिलिन की, ठीक है। पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन ये क्लास है एंटीबायोटिक की, पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन, इससे जो है एलर्जी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुई है, इससे बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं रिपोर्ट हुए हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। नेक्स्ट है आपके पास अगला कॉमन एलर्जन फूड से भी एलर्जी होती है, इसमें मिल्क है। बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने जो जो मिल्क नहीं लेते हैं, मतलब दूध नहीं लेते हैं, उनको एलर्जी होती है। चॉकलेट से हो सकती है, स्ट्रॉबेरी से हो सकती है, व्हीट अनाज से भी हो सकती है, ठीक है। अनाज जो हम घरों में रोटी इस्तेमाल करते हैं, अनाज की हमारे पास गंदम की है तो लोग वो गंदम की रोटी भी नहीं खा सकते, उसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो उनकी खुराक जो है चेंज हो जाती है, क्योंकि उनको किस चीज़ से एलर्जी होती है, गंदम से। फिर परफ्यूम्स है, परफ्यूम्स एलर्जी होती है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, परफ्यूम से भी एलर्जी हो सकती है। प्लांट से भी एलर्जिक होते हैं लोग। फिर स्मोक से भी हो सकती है, वही चीज़ है, किसी किसी को होगी, सबको नहीं होगी। नेक्स्ट आपके पास जो है हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होता है एलर्जेंस, और एलर्जेंस के हमने कॉमन एलर्जेंस देखे हैं। नेक्स्ट आपके पास टाइप्स ऑफ एलर्जेंस हैं कि एलर्जेंस की टाइप्स जो हैं कौन कौन सी हो सकती हैं। यहाँ पर आपके पास देखें दिखाया हुआ है, ये एक नॉर्मल पर्सन, और फिर उसके अंदर जो है किस किस चीज़ से एलर्जी, अगर स्किन कॉन्टैक्ट से हो, मतलब कॉन्टैक्ट एलर्जी आपके पास एलर्जी हो, तो कॉन्टैक्ट एलर्जी स्किन कॉन्टैक्ट किन किन चीज़ों से हो सकता है जिस जो आगे फर्दर एलर्जी का बायस बनेंगे। कोई पॉइजनस प्लांट आपने आपकी स्किन के साथ लगाया, किसी भी जगह पे आप जा रहे हैं और गलती से आप पॉइजनस प्लांट को टच कर लिए तो उस वजह से आपको स्किन एलर्जी हो सकती है। फिर जो प्लांट्स के लेटेक्स हैं यहाँ पे शो कराया हुआ है, ठीक है, इससे आपको हो सकता है। एनिमल डैंडर जो है आप ये क्या होते हैं, एनिमल जैसे इसको हम बिलोंग करते हैं, हमारे जो सर के अंदर डैंड्रफ होते हैं ना वाइट कलर वाले, वैसे ना एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनके फीदर्स होते हैं, मतलब जिनके बाल होते हैं और पर होते हैं, ठीक है, जान इसके परिंदों के, हम यहाँ पे हम एनिमल डैंडर की बात करें, मतलब ऐसे वाले जो फीदर्स होते हैं जिनके, ठीक है, बाल हो गए इस तरह वाले, उनके अंदर जैसे हमारा डैंड्रफ जो है हमें वाज़ेह नज़र नहीं आता, लेकिन ये जो हैं वाइट कलर के आपके पास स्किन उतरती हुई नज़र आ रही होती है बालों के साथ ही, ठीक है। शेड स्किन होती है, उतरती हुई स्किन वाइट कलर की, उसको आप क्या नाम देते हैं, एनिमल डैंडर का। इनसे भी एलर्जी हो सकती है। फिर है ज्वेलरी से भी एलर्जी हो सकती है, क्योंकि ज्वेलरी के अंदर आपके पास क्या होता है, निकल ज़्यादा मौजूद होता है, तो निकल से भी एलर्जी हो सकती है। अगला जो आपके पास है इंजेक्शन, अगर आप कोई भी चीज़ इंजेस्ट कर लें, मतलब निगल लें या अंदर आपके जिस्म के अंदर चली गई, उससे भी हो सकती है। इसमें मिल के आपको बताया मेडिकेशंस, अभी हमारी बात हुई नट्स एंड शेल फिश से भी, नट्स से पीनट एलर्जी इसमें बहुत ज़्यादा फेमस है, और शेल फिश से भी एलर्जी हो सकती है। फिर इंजेक्शन अगर आपको लगा कि वही जैसे मैंने बताया था कि कोई भी डोजेज फॉर्म हो सकती है एंटीबायोटिक्स की, ठीक है, खा के भी, जस्ट करके और इंजेक्शन लगवा कर भी। इंजेक्शन लगवाने से भी एलर्जिक हो सकते हैं आपके। इंजेक्शन लगने के बाद जैसे इंजेक्शन लगा तो आपको एलर्जिक रिएक्शंस, आपको फ़ौरन से सिम्टम्स आने शुरू हो गए उसी जगह पर जहाँ पे आपको इंजेक्शन लगा, वहीं पे आपके क्या होना शुरू हो जाएंगे, एलर्जी होना शुरू हो जाएगी, ईचिंग होना शुरू हो जाएगी, स्किन जो है आपके पास रेडनेस होना शुरू हो जाएंगी, स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। मेडिकेशन से भी हो सकती है, बी सीटिंग से भी हो सकती है कि जो है बी सीटिंग, कोई भी आपके पास मक्खी, जैसे हम हनी बी है यहाँ पर उसकी बात हो रही है, किसी जहरीली जगह से उठकर आपके पास आई है और वहाँ पे आपको काटा है, तो किसी जहरीली जगह से वहाँ से आपको जहर लेकर आपकी बॉडी के अंदर भी इंजेक्ट कर सकती है, उससे आपको एलर्जी हो सकती है और बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज़ भी आ सकते हैं। फिर है आपके पास इन्हेलेशन, कोई भी चीज़ अगर आप इन्हेल कर लेते हैं और इन्हेल करके आपको अगर फर्दर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफ़ेक्ट करेगी तो वो आपको क्या काज करी होती है, एलर्जी, जिससे आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी, अस्थमा हो सकता है इससे सबसे ज़्यादा। और क्या होगा, जैसे नाक के अंदर जाएगा तो नाक से पानी बहना शुरू हो जाएगा, रनी नोज़ होना शुरू हो जाएगी, जिसको आप रिनोरिया भी बोलते हैं। इसमें आपके पास एग्जांपल है पोलन की। पोलन तो पहले मैंने आपको बता दिया। फिर डस्ट का भी बताया कि डस्ट के अंदर क्या मौजूद होते हैं, डस्ट माइट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे आपके पास कीड़े,
जो कि आपकी स्किन के ऊपर अटैक करते हैं। नाक के अंदर चले जाएंगे तो फिर भी वही इन्हेलेशन का मसला रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करेंगे। फिर मोल्ड एंड मिल्ड्यू। मोल्ड आपको पता है फफूंदी, और मिल्ड्यू कहते हैं किसी कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कीड़े पड़ जाए, मतलब कीड़े लग जाए, गल सड़ जाए। फिर एनिमल डेंडर। एनिमल डेंडर का तो आपको बताया ही है, ठीक है। जो स्किन वाइट कलर की स्किन जो है शेड हो रही होती है, जैसे हमारे डैंड्रफ होते हैं यहाँ पर स्किन उतर रही होती है बालों के साथ ही, वो क्या कहलाते हैं, एनिमल डैंड्रफ कहलाते हैं। इससे भी एलर्जी हो सकती है। नेक्स्ट है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन ही है जो डिफाइन एलर्जन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। बहुत ज़्यादा है वो, अलग से भी एलर्जेंस आ सकते हैं। कि राइट शॉर्ट नोट ऑन, जैसे हमारे पास पहला है इनहेरेंट एलर्जेंस। ये नंबर 1 आप डाल लें बुक के ऊपर। टाइप्स ऑफ एलर्जन में पहला है हमारे पास इनहेरेंट एलर्जन। इनहेलेंट एलर्जन नाम से जा रहे हैं ऐसे एलर्जेंस जो क्या करें थ्रू इनहेलेशन जा रहे हैं, मतलब सांस लेने के अमल से अंदर जा रहे हैं। दीज एलर्जेंस आर डिस्पर्स्ड इन एयर। ये कहाँ पर मौजूद होंगे, हवा के अंदर मौजूद होंगे। व्हेन वो इनहेल्ड एयर, जैसे हम ज़ाहिर है हमारी ये तो नॉर्मल प्रोसेस है ना कि हमने इनहेलेशन भी करनी है एक्सहेलेशन भी करनी है। इनहेलेशन सांस लिए बगैर तो इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता। जैसे ही इनहेल करेंगे हवा के अंदर क्या मौजूद होंगे, इनहेलेंट एलर्जेंस मौजूद होंगे। जैसे इनहेल करेंगे अंदर ये हमारे एंटर करेंगे और किस पे अटैक करेंगे, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, और क्या काज करेंगे, एलर्जी काज करेंगे। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ गई है पोलन्स की, डस्ट की, स्मोक की और परफ्यूम्स की। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं जो मैंने आपको थोड़ा पहले बताई हैं स्टार्ट में। पोलन क्या है, पोलन का मैंने पहले बताया कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। पोलन इज दी सेल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होंगे उनके अंदर इंक्लूडिंग ट्रीज, ग्रासेस एंड वीड्स। पोलन इज माइक्रोस्कोपिक इन साइज। मोस्टली माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं, आम आँख से आपको नज़र नहीं आते। यहाँ पर देखें आपको ये दिखाए हुए हैं, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। फ्लावर्स के अंदर जो है मेल पार्ट, ये जो है इसको मतलब ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इसको रिप्रोड्यूस करता है। फिर ये हवा के ज़रिए एक जगह दूसरी जगह जाते हैं और फर्दर पोलिनेशन कराते हैं। पोलन इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ सीजनल एलर्जिक रिनाइटिस। जैसे हवाएं चलती हैं, सीज़न चेंज होता है, ठीक है, और सीजनल एलर्जी काज करते हैं। जिसमें हमारे पास एग्जांपल है सम टाइम नाउन एज हे फीवर। इसको हम हे फीवर भी कहते हैं। हे फीवर आगे आप पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है हमारे नाक के अंदर जो है नेज़ल म्यूकोसा मौजूद है, उसकी स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। नेज़ल म्यूकोसा आपके पास अंदर लेयर है, ठीक है। वो म्यूकोसा की क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। नेज़ल म्यूकोसा जब स्वेल होती है तो क्या होना शुरू हो जाता है, नाक बिल्कुल कंजेस्टेड भी हो सकता है, नाक बहना भी स्टार्ट हो सकता है। मतलब कंजेस्टेड का मतलब ये है कि जैसे नाक बंद हो गया बिल्कुल, जैसे सर्दियों में होता है, तो नाक बहना भी शुरू होगा। रनी नोज जो है इसकी फेमस सिम्टम है, रिनोरिया जिसको बोल रहे हैं। फिर है डेस्माइट्स। डेस्माइट्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं दैट कैन लाइव एंड थ्राइव थ्रू आउट होम्स एंड स्कूल्स। अब डस्ट तो हर जगह रहनी रहनी है, जो आपके घरों में किससे एंटर होती है, स्कूल से बच्चा जाता है अगर और एंटर होगा तो क्या लेके आएगा, डस्ट लेके आएगा। या आप बाहर जाते हैं अंदर आते हैं तो डस्ट के साथ क्या आ जाएंगे, डस्ट माइट्स, जो माइक्रोस्कोपिक आम आँख से नज़र नहीं आते लेकिन आगे जाकर ये एलर्जी काज कर सकते हैं। द माइट्स एंड देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। फिर ये जैसे अंदर आएंगे तो आपके पास अगर बेडिंग की हुई है आपने और पिलोज वगैरह हैं तो इनके अंदर छुप जाएंगे, आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। और फिर बाद में आपको क्या काज करेंगे, एलर्जी काज करेंगे। बेडिंग एंड पिलोज में घुस सकते हैं, और किस में घुस सकते हैं, अप होल्स्टर्ड फर्नीचर। अप होल्स्टर्ड फर्नीचर उस फर्नीचर को कहते हैं जिसकी कवरिंग, जैसे हमारे पास सोफ़ा हो गया, हमारे पास चेयर्स हो गए, ऐसी उनकी कवरिंग किससे की हुई है, फैब्रिक से या फिर लेदर से। जैसे हमारे सोफ़ा और काउचेज़ हो गए घरों में जो इस्तेमाल होते हैं, इनके अंदर छुप जाएंगे और फिर क्या काज करेंगे, एलर्जी काज करेंगे। कारपेट से हो सकती है, कारपेट्स जिनके घरों में है तो मोस्टली उनको एलर्जिक सिम्टम्स लास्ट में रहते हैं। क्लोथ्स में भी घुस सकती है, ठीक, कपड़ों के ज़रिए से। ये देखें यहाँ वैसे तो बहुत छोटे होते हैं लेकिन यहाँ पर वाज़े माइक्रोस्कोपिक आपके पास जो है इमेज नज़र आ रही है, ये इस तरह से होते हैं डस्माइट्स। सिम्टम्स क्या काज करेंगे, सिम्टम्स ये जो हमें दे रहे हैं, ठीक है, सिम्टम देंगे, स्नीजिंग होगी, नाक बहेगा, स्वेलिंग ऑफ नेज़ल कैविटीज़ हो जाएगी। नेज़ल कैविटीज़ जितनी भी हैं उनकी स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से नाक कंजेस्टेड हो जाएगा, सांस लेने में मसला हो रहा है। और अगला क्या है, आइज़ लैक्रिवेशन हो रही है, आँखों में क्या आ रहा है, पानी आना शुरू हो गया। फिर है स्मोक। स्मोक तो आपको पता है एलर्जी काज करेगा मोस्टली कहाँ पर मौजूद होगा, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में। जैसे ये देखिए इंडस्ट्री दिखाई हुई है और वहाँ से क्या निकल रहा है, स्मोक निकल रही है। द एलर्जिक अटैक ड्यू टू बैड इन्वायरमेंट इज टर्म्ड एज, और ये कौन सी एलर्जी काज करेगा, इन्वायरमेंटल एलर्जी। इफ़ अ पर्सन लाइव्स इन अ स्मोकी और इन एन इंडस्ट्रियल एरिया वी कैन इजीली एग्जामाइन दैट ही इज़ एलर्जिक फ्रॉम। और ये तो वाज़िया बात है ना कि एक बंदा इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहा है, ठीक है, बड़े शहरों में जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह उस एरिया में बंदा रह रहा है तो उसको स्मोक एलर्जी होगी ही होगी। नेक्स्ट जो आपके पास टाइप है, टाइप नंबर 2, वो है इंजेस्टेड एलर्जेंस। इंजेस्टेड नाम से ज़ाहिर है, अगर आप क्या करें, आपके एलर्जेंस किसके अंदर मौजूद होंगे, फूड में, और फूड से आपने उसको क्या कर लिया, इंजेस्ट किया। जैसे आपने इंजेस्ट किया और आपको
सिम्टम्स आने शुरू हो गए। ये सिम्टम्स जो इनहेलेंट एलर्जेंस वाले थे वो सिम्टम्स आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले सिम्टम्स आएंगे। यहाँ पर आपको कौन से वाले सिस्टम ये आपने याद रखने हैं। यहाँ पर आपको कौन से वाले सिस्टम के आपके सिम्टम्स आएंगे, इसमें आएंगे आपको जीआईटी वाले, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें आ रहा है आपका जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो माउथ टू एनस पूरी नाली है, खुराक आपने खानी है ना तो मुंह के ज़रिए फिर आ गया, फर्दर जो है ईसोफेगस से किस में जाएगी, स्टमक से फिर आंतों के ज़रिए बाहर जाएगी। तो इन एरियाज़ में जो है इफ़ेक्ट करेगा और इन एरियाज़ की ही सिम्टम्स आपको शो होंगी। तो ये एलर्जेंस कहाँ पर मौजूद होंगे, खुराक के अंदर। दीज एलर्जेंस आर प्रेजेंट इन आवर फूड स्टफ़। ये एलर्जेंस कहाँ पर मौजूद होंगे, फूड्स के अंदर, मतलब खुराक के अंदर। व्हेन वो ईट, जैसे हम इसको खाएंगे, दैट कंटेमिनेटेड फूड। अच्छा, एक तो ये है कि कुछ लोगों को मखसूस खुराक से एलर्जी होती है, और दूसरी बात ये यहाँ पर ये भी वाज़ी हो जाती है कि खुराक जैसे हम स्टोर कर लेते हैं लंबे अरसे के लिए, उसके अंदर वो ख़राब भी तो हो सकती है ना, उसके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी मतलब चीज़ प्रोड्यूस हो सकती है, कोई भी ऐसा रिएक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आगे एलर्जी हो। तो एलर्जन उसके अंदर छुप भी सकते हैं। व्हेन वो ईट दैट कंटेमिनेटेड फूड भी तो हो सकती है ना, जैसे एक्सपायरी फूड्स बहुत ज़्यादा स्टोर्स पे गलती से आपके पास आ गई है, स्टोर वाले ने जान के दे दी है, जो भी इशू हो, एक्सपायरी आ गया तो वो भी ख़राब है, और आपने इंजेस्ट किया तो आपको क्या हो सकती है, फूड एलर्जी हो सकती है। तो फूड एलर्जी इज़ एन एबनॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ सर्टन फूड। एक तो फूड एलर्जी आपको कुछ खुराक से, जो कि पर्सन टू पर्सन वारी करती है, कुछ खुराक ऐसी है, कुछ फूड्स ऐसी हैं जिससे क्या हो सकती है, एबनॉर्मल रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल से हट के। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो दैट दिस इज़ डिफरेंट दैन अ फूड इंटॉलरेंस भी डज नॉट इफेक्ट द। अच्छा, एक तो है फूड इंटॉलरेंस कि आपको कोई चीज़ पसंद ही नहीं है, ठीक है, उससे आप कह रहे हैं कि मुझे एलर्जी, वो नहीं कि मैं जैसे लोग कहते हैं ना मैं दूध पीता ही नहीं हूँ, ठीक है, और फिर ये ना कहें कि भाई इसको फूड एलर्जी है, तो आप खुद ही आप इंटॉलरेंस आ गई है ना, वी डज नॉट इफेक्ट द इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट नहीं करी। और ये याद रखिएगा, इंजेस्टेड एलर्जन कौन सी एलर्जी काज करे, फूड एलर्जी। कौन कौन सी मोस्टली फूड्स हैं जिससे फूड एलर्जी हो सकती है, आपके पास है मिल्क, 90% इनसे होती है, मिल्क है, एग्स हैं, एग से एलर्जी होती है, वीट से एलर्जी होती है, सोयाबीन्स के तो सबको पता होगा, जैसे सोया सॉस बनती है वो ज़्यादा पसंद की जाती है, उन सोयाबीन्स, ट्री नट्स जो से हो सकती है, पीनट्स है, फ़िश है, शेल फिश है। देखें, जो एलर्जिक होगा वो कहेगा नो नट्स फॉर मी, क्योंकि आई एम एलर्जिक टू नट्स। सिम्टम्स आप इसमें भी कि कौन से सिम्टम्स आएंगे, पहले मैंने बताया जीआईटी रिलेटेड आएंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट रिलेटेड आएंगे। एलर्जिक सिम्टम्स में बिगन विद इन मिनट्स टू एन आवर। अब स्टार्ट जो होंगे विद इन मिनट्स, जैसे आप खाना खाएंगे उसके कुछ मिनटों बाद स्टार्ट हो जाएंगे, और या फिर घंटे बाद। आफ्टर इंजेस्टिंग द फूड द फॉलोइंग आर दी मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ फूड एलर्जी। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। पहला क्या होगा, वोमिटिंग होगी, मतलब उल्टी आएगी। दूसरा डायरिया हो सकता है, डायरिया मोशन को बोल रहे हैं। क्रैम्प्स, पेट दर्द हो सकता है। हाइव्स जो मैंने बताया पहले, स्वेलिंग हो सकती है, एक्जीमा हो सकते हैं। फिर इचिंग और स्वेलिंग ऑफ द लिप्स के क्या होगी, अब खुराक जो है अगर जहरीली भी तो हो सकती है ना, कंटेमिनेटेड फूड हो सकता है, उससे आपके लिप्स के ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है, इचिंग होना शुरू हो जाएगी लिप्स पे, या इचिंग किसको कहते हैं, खुजली, या स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी टंग पे और माउथ पे। इचिंग और टाइटनेस और इन दी थ्रोट, और गला जो है, आप गले पे भी तो इफेक्ट आएगा, खुराक वहाँ से गुजरती हुई फिर नीचे जाएगी, तो इचिंग और टाइटनेस इन दी थ्रोट, उसमें भी इचिंग होगी, खुजली और टाइटनेस स्टार्ट हो जाएगी, गला बंद होना स्टार्ट हो जाएगा। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, कि सांस लेने में दुश्वारी भी हो सकती है। वीजिंग, वीजिंग जो है आपके पास क्या है, आवाज़ जो है प्रोड्यूस होना। लोअर ब्लड प्रेशर, लास्ट में जो ख़तरनाक बात क्या है, ब्लड प्रेशर क्या होना शुरू हो जाएगा, लोअर्ड होना शुरू हो जाएगा। फिर इंजेक्टेबल एलर्जेंस, इंजेक्टेबल एलर्जेंस जो हैं कहाँ पे मौजूद हो, इंजेक्शन के ज़रिए, मतलब इंजेक्ट का मतलब है बॉडी के अंदर जा रहे हैं, जो किसके ज़रिए हो सकती है, इंजेक्शन तो मेडिकेशन से हो सकती है ये वाली एलर्जी, या इंसेक्ट सीटिंग से। देखें ये स्किन के ऊपर इंसेक्ट बैठा है, जिसमें हमने बी सीटिंग थोड़ी देर पहले देखा था। इसमें सिम्टम्स है इचिंग एंड हाइव्स ओवर मोस्ट ऑफ द बॉडी। ज़ाहिर है स्किन के ऊपर जैसे आके बी बैठेगी, या कोई भी और आपके पास हो सकता है इंसेक्ट जो कि आपके पास क्या हो, एक तो खुद जहरीला हो या फिर जहरीली चीज़ से उठ के आया हो, तो ये इंजेक्शन भी जैसे इंजेक्ट होगा स्किन के अंदर तो क्या होना शुरू हो जाएंगे, इचिंग होना शुरू। सबसे पहले तो इचिंग होगी, उसके बाद हाइव्स ओवर मोस्ट ऑफ द बॉडी। ये वाइट कलर के आपको जो हैं वाइट कलर के दाने होते हैं भरे हुए से छाले नुमा। स्वेलिंग ऑफ द थ्रोट एंड टंग, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग एंड टाइटनेस इन द चेस्ट, डिजीनेस, चक्कर आना। उसके बाद शॉक लगना, शॉक महसूस है, ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और ज़्यादा हो गया काम तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल बेगाना, होश से बेगाना। हॉर्स वाइस होगी, खाए ये हमारे पास क्या है, इससे क्या हो सकता है, हॉर्स वाइस भी हो सकती है, आवाज़ भारी होना, हॉर्स मतलब घोड़े जैसी, एंड स्वेलिंग ऑफ द टंग भी हो सकती है। लास्ट वन हमारे पास है कॉन्टैक्ट एलर्जन।
और ये हमारे पास कौन सी एलर्जी काज कर रहे हैं, ये वाली एनिमल एलर्जी काज कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट एलर्जन जो किस में मौजूद हो सकते हैं, कहाँ से आपके पास एलर्जन आ सकते हैं, किस ज़रिए से आ सकते हैं। 3 ज़रिए हैं। पहला तो कॉन्टैक्ट एलर्जन हो सकता है स्किन। कॉन्टैक्ट एलर्जन वो चीज़ आएगी जिनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद स्किन होगा, जैसे ज्वेलरी है। ज्वेलरी के बगैर तो आजकल भाई गुजारा भी नहीं है। फिर कॉस्मेटिक्स है। कॉस्मेटिक्स से देखो अगर लोग चिट्टे होने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, बाद में फिर इसी तरह वाला हशर होता है जैसे यहाँ पे हुआ पड़ा है। ठीक है, कॉस्मेटिक्स एक बंदे के लिए अगर इस्तेमाल किया तो वो क्या करेगा, एक फ्रेंड करेगी तो बाकी 10 को बताएगी भाई इससे मैं चिट्टी हुई, तू भी लगा। भाई हर बंदे की स्किन दूसरे से मुख्तलिफ है, हर बंदे की बॉडी कंडीशन दूसरे से डिफरेंट है। कॉस्मेटिक्स से एलर्जी हो सकती है, पेट्स से एलर्जी हो सकती है। पेट्स वाली वही जैसे मैंने बताया था एनिमल टेरर वाली, ये देखें ये ज्वेलरी से एलर्जी हुई पड़ी है ये वाली। और ये वाली साथ वाली जो है, जो लिप्स वाली है, वो आपके पास किससे हुई पड़ी है, एलर्जी बाय कॉस्मेटिक हुई पड़ी है। ये कौन सी एलर्जी काज करा है, एनिमल एलर्जी। एलर्जेंस फाउंड इन एनिमल्स आर अ कॉमन काज ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस। एनिमल एलर्जन जो है कहाँ पर मौजूद होंगे, ऐसे एलर्जेंस जो एनिमल्स में मौजूद होंगे और क्या काज करेंगे, एलर्जिक रिएक्शंस काज करेंगे। दे आर काज बाय द प्रोटीन फाउंड इन एनिमल्स। ये जो एक तरह की प्रोटीन्स होती हैं एनिमल्स में मौजूद होती है। प्रोटीन्स कहाँ पर मौजूद हो सकती है, स्किन में, डैंड्रस की फॉर्म में, सलाइवा के अंदर और यूरिन के अंदर, उससे भी एलर्जी हो सकती है। ख़ास तौर पे जो पेट्स हैं, जो जानवर घरों में पाले जाते हैं, ठीक है, और अगर आपने उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं कराई तो आपको ये वाले सिम्टम्स आ सकते हैं। ये देखें ये बैठा हुआ बच्चा डॉग के साथ, ये पेट है उसका। यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। ये देखें बहुत ज़्यादा शौक होता है लोगों को बिल्लियाँ पालने का, लेकिन जिसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन हो, ख्याल रखा जाए उसके यूरिन का और उसके खुराक का, और हर लिहाज से उसको दूर रखा जाए स्किन से, अपने जिस्म से, और अगर नज़दीक कुछ लोग तो साथ सुलाते हैं, ठीक है, और उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन हो, ख्याल रखा जाए तो ये एलर्जी होने के चांसेस कम होते हैं, नहीं तो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। पूरा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, आप इसमें एक भी टॉपिक एक भी लफ्ज़ नहीं छोड़ सकते। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक रिक्वेस्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि वीडियो पूरा एंड तक देखा करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें, कमेंट लाजमी किया करें, ताकि मुझे आइडिया हो कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ आ भी रही है या नहीं आ रही। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी के साथ। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।